पूरे 44 अमेंडमेंट जो हैं वो बुनियादी तौर पे ये संविधान के ख़िलाफ़ हैं और डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर मेरी संपत्ति है, मैं उसको वक्फ करना चाहता हूँ, तो आप कैसे उसके अंदर रोक लगा सकते हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए? आप भू माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून के ज़रिए से कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे पूरे मुल्क में कि जिस तरह किसानों के कानून वापस लिए गए थे, उसी तरह ये कानून वापस लिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनका कोई पेपर नहीं है, वो सैकड़ों साल पहले वक्फ हुई थी। मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, ईदगाह है, वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये तस्लीम कर लिया था कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के काम में इस्तेमाल हो रही है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपने उसको भी उसमें भी हाथ डाल दिया। वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ये इलेक्टेड बॉडी थी, उसका आपने इलेक्टेड बॉडी ख़त्म करके आपने नॉमिनेटेड बॉडी की, यानी अब आप नॉमिनेट करेंगे। एक लॉ है हमारे देश में, इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन। वो ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आपका कब्ज़ा है, 12 साल तक जिसकी प्रॉपर्टी उसने आपको चैलेंज नहीं किया तो वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई। सरकारी ज़मीनें और जितनी वक्फ की ज़मीनें हैं, चाहे हिंदू इंडोमेंट हो, चाहे सिख इंडोमेंट हो, चाहे ईसाई इंडोमेंट हो या बुद्धिस्ट इंडोमेंट हो या मुसलमानों के औकाफ हों, ये सबको इससे एग्जम्प्ट किया गया था। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज वक्फ को लेकर के वेलफेयर पार्टी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो कोशिशें हैं उसकी सराहना करते हुए ये कहा है कि हमारी पार्टी भी पूरी तरह से इस बिल को लेकर उनके साथ है और जिस तरह की कोशिशें की जा रही हैं हम उसमें उनके साथ शाना बशाना लड़ेंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इस बिल में ख़ासतौर से दो मामलों को लेकर, दो नुकात को लेकर तो एक तरह से अभी उसको रोक दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कई मामले ऐसे हैं जिसको लेकर के सवालात खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि 12 साल अगर कोई काबिज़ है किसी प्रॉपर्टी पर तो उस पर डिस्प्यूट नहीं हो सकता अगर वक्फ बोर्ड ने विद इन पीरियड जो है उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा दो मामलों को लेकर तो फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं अभी आराम है, उसको लेकर जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है फ़िलहाल 5 तारीख तक के लिए। और कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको लेकर ज़्यादातर जो है आवाज़ उठाई जाए? देखिए, कई ऐसे मामलात हैं, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं पूरे 44 अमेंडमेंट जो हैं वो बुनियादी तौर पे ये संविधान के ख़िलाफ़ हैं और डिस्क्रिमिनेटरी है। देखिए, एक लॉ है हमारे देश में, इसको कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटेशन। वो ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे आपका कब्ज़ा है, 12 साल तक जिसकी प्रॉपर्टी उसने आपको चैलेंज नहीं किया तो वो अब आपकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन सरकारी ज़मीनें और जितनी वक्फ की ज़मीनें हैं, चाहे हिंदू इंडोमेंट हो, चाहे सिख इंडोमेंट हो, चाहे ईसाई इंडोमेंट हो या बुद्धिस्ट इंडोमेंट हो या मुसलमानों के औकाफ हों, ये सबको इससे एग्जम्प्ट किया गया था। लेकिन अभी औकाफ पर से ये एग्जम्पशन ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें जिन लोगों ने कब्ज़े कर रखे हैं उन प्रॉपर्टी पे, जब गवर्नमेंट भी शामिल है, वो सब उनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, नंबर 1। तो इसका मतलब ये कि आप भू माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून के ज़रिए से। दूसरी बात ये कि इसमें आपने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ये इलेक्टेड बॉडी थी, उसका आपने इलेक्टेड बॉडी ख़त्म करके आपने नॉमिनेटेड बॉडी की, यानी अब आप नॉमिनेट करेंगे। तीसरी बात ये है कि इसमें सब के सब मुसलमान होते थे। आपने पहले तो 2 नॉन मुस्लिम का स्पेस निकाला, उसके बाद बाकी लोगों के लिए भी मुसलमान होने की शर्त आपने हटा दी। तो आप ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हों, पार्लियामेंट से आ रहे हों, असेंबली से आ रहे हो, वो सब नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। तीसरी बात ये है कि आपने ये कहा कि कोई आदमी वक्फ करना चाहे तो वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो ये कैसा कानून है? देश के कानून, अगर मेरी संपत्ति है, मैं उसको वक्फ करना चाहता हूँ, तो आप कैसे उसके अंदर रोक लगा सकते हैं कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए? शरीयत भी लोग नहीं लगाती इस तरह की बात, तो ये भी गलत है। चौथी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि अगर सरकारी ज़मीन सरकार का दावा है तो वो फैसला वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, वो वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं करेगा, बल्कि सरकार एक आदमी को नियुक्त करेगी। उसका जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा वो ही फैसला करेगा। तो यानी सरकार का आदमी होगा, सरकार के यहाँ पर फैसला करेगा, तो वो प्रॉपर्टी आपके यहाँ से चली जाएगी। वक्फ बाय यूज़र जो थी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिनका कोई पेपर नहीं है, वो सैकड़ों साल पहले वक्फ हुई थी। मस्जिद है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, ईदगाह है, वो इस्तेमाल हो रही है। तो ये तस्लीम कर लिया था कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के काम में इस्तेमाल हो रही है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपने उसमें भी हाथ डाल दिया। तो ये कानून में जितने चीज़ें लाई गई है, सब के सब वक्फ के प्रॉपर्टी को हड़पने के, ख़त्म करने के
और उसके मैनेजमेंट को मुसलमानों से छीन कर अपने हाथ में लेने की कोशिश है। डॉक्टर साहब, कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई, खासतौर से 3 अमेंडमेंट थे जिनमें से 2 पर अभी स्टे हो गया है। उसके अलावा ये बात भी सामने आई कि कुछ पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अच्छे हैं। तो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के ये बात कही? देखिए, असल में जो लोग कहते हैं कि कुछ पॉइंट अच्छे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि आपने ये कहा कि हम गरीबों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। जब प्रॉपर्टी छिन जाएगी तो किसका फ़ायदा पहुंचाएंगे आप? नंबर 1। नंबर आप कहते हैं कि हमने वीमेंस के लिए इसमें प्रोविज़न पैदा किया। वीमेन का प्रोविज़न पहले भी मौजूद था, कोई नया प्रोविज़न नहीं लाया गया। तीसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें पसमानदा तबके पे भी कोई पाबंदी नहीं थी पहले। वो पार्लियामेंट में अगर होते तो वहाँ से आ जाते, असेंबली में होते तो वहाँ से आ जाते, ब्यूरोक्रेसी में होते तो वहाँ से आ जाते, बार काउंसिल में होते तो वहाँ से आ जाते। ऐसा नहीं कहा गया था कि पसमानदा और गैर पसमानदा, गरीब और अमीर, इस तरह की कोई लकीर नहीं खींची गई थी उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट अगर किसी बात को कह रहा है कि अच्छी है तो वो बात सामने आनी चाहिए। वो कौन सी अच्छी बातें हैं जो इसका फ़ायदा इसको पहुंच सकता है। एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मुसलमान इसका फेवर कर रहे हैं, कुछ इस तरह के वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए। अभी बोहरों के साथ प्रधानमंत्री मौजूद थे तो उनके ज़रिए भी कहीं ना कहीं इसका समर्थन, और उसके अलावा अपने आप को लेकर भी उन्होंने कुछ मांग की है अपनी कम्युनिटी को लेकर कि हमें भी इसमें इस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोहरा कम्युनिटी एक माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी है हमारे मुल्क। वो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने बोहरा कम्युनिटी को इस प्रोविज़न से बाहर कर दिया। उनके ट्रस्ट वगैरह के ऊपर में ये लागू नहीं होगा कानून। तो इसका धन्यवाद करने वो गए थे, इसके अलावा किसी और चीज़ का उन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ आपने वक्फ कानून में तब्दीलियाँ की हम उसका समर्थन करते हैं। जब उनका मसला ही नहीं तो कैसे समर्थन कर सकते हैं? और वही जो लोग गए थे वो पहले हमसे मिल चुके हैं और हमसे ये कहा कि वक्फ कानून में जो तरमीमात की गई हम उसके साथ में नहीं हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमको कुछ प्रोटेक्शन चाहिए था, वो प्रोटेक्शन हमको मिल गया, तो हम उनका उस मामले में सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उनके समर्थन को इस तरह पेश किया जा रहा है कि वो पूरे वक्त तरमीमात समर्थन करें, बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा कासिम साहब, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप स्पोक पर्सन भी हैं, मेंबर भी हैं, उसके ज़रिए बहुत सारे शेड्यूल प्रोग्राम्स थे पहले से। अभी एक दिल्ली में तालकटोरा में बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो किस तरह की तैयारी उसमें की जा रही है? किस तरह से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि लोग वहाँ पर पहुँचें? क्या कोई भी आ सकता है या कुछ लिमिटेड गैदरिंग वहाँ पर रहेगी? देखिए, असल में जो उसकी कैपेसिटी है वो गैदरिंग उतनी होगी वहाँ पे, और उसमें हमने मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को सबको बुलाया है। उसमें हमने जो है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको बुलाया है। तो हर एक अपनी बात रखेगा। ज़ाहिर बात है कि जो बात हमने जंतर मंतर पे कही थी वही बात वहाँ कहेंगे, ज़्यादा इत्मीनान से कहेंगे, इसलिए कि जंतर मंतर तो धरना था, वो तो कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये सब प्रोग्राम जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना रहा है वो लोकतंत्र के अंदर रहते हुए अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश है, और हम समझते हैं कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे पूरे मुल्क में कि जिस तरह किसानों के कानून वापस लिए गए थे उसी तरह ये कानून वापस लिया जाएगा। मुर्शिदाबाद घटना के बाद आपके जो अध्यक्ष हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके ज़रिए भी इस तरह के बयान सामने आए कि हम इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जिसमें लाकानूनियत हो जाए, लोग सड़कों पर उतर आएँ। तो क्या इस तरह की कोई प्लानिंग है? अगर सड़कों पर उतरेंगे तो उसके लिए किस तरह के आपके ज़रिए प्रिकॉशंस लिए जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे तहत जितने प्रोग्राम होते हैं, पहली बात तो ये है कि हमने बहुत साफ तौर पे, स्पष्ट तौर पे लोगों से कहा है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, उसमें कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और हमने ये बात भी रखी लोगों के सामने कि भाई देखिए, हमारे देश में सत्याग्रह हुआ है, लंबे लंबे वक्त तक हुआ है, लेकिन वो पीसफुल रहा, पुरतशद्दुद नहीं रहा। ऐसा ही अगर आपको लड़ाई जीतना है तो आपको नॉन वायलेंट रहना पड़ेगा, आपके यहाँ वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम इसको इंश्योर करेंगे। हमारे जितने प्रोग्राम हैं उसमें तो हमें 100% इंश्योर करेंगे, लेकिन बाकी प्रोग्रामों के लिए आपके जो प्रोग्राम्स हैं सिर्फ ऑडिटोरियम्स में हैं या फिर सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन? सड़कों पर भी अगर हम आएंगे तो वो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ही होगा, चाहे वो। और हमने ये भी कहा है लोगों से कि ऐसे मकामात पे जहाँ पे पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करना मुमकिन नहीं है तो आप वहाँ पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन भी मत कीजिए। आपने किसान कानून का जिक्र किया, जैसा सीए में हुआ था लगातार धरना प्रदर्शन, ये भी एक मांग की जा रही है मुसलमानों के ज़रिए कि जब तक लगातार धरना प्रदर्शन नहीं होगा तब तक सरकार तक आवाज़, पूरी दुनिया तक आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। हाँ बिल्कुल, लगातार होगा।
ये जो कर रहे हैं हम, देखिए ना आप 22 तारीख को यहाँ पर हैं, 26 तारीख को जो है वो 19 तारीख को आज यानी आज जो है वो हैदराबाद में है, 22 तारीख को दिल्ली में है, 26 तारीख को कलकत्ता में है, 27 तारीख को परभनी में है, 1 जून को जमशेदपुर में है और 1 मई को जमशेदपुर में है, 11 मई को जो है बेंगलोर में है और उसके अलावा फिर त्रिवेंद्रम में है, मलप्पुरम में है और चेन्नई में है। तो ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में चलेगा।